यहाँ पे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी सेकंड पेपर में कहानी विधा के तहत आज जो हम कहानी करने वाले हैं वो है उसने कहा था कहानी। उसने कहा था कहानी जो कि चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी है। यह कहानी जो है सर्वप्रथम 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। गुलेरी जी के जीवन परिचय के संदर्भ में बात करें तो इनका जन्म जो है 7 जुलाई 1883 और जो इनका मृत्यु है वो 1922 ईस्वी में हुआ था। गुलेरी जी के पिता हिमाचल प्रदेश में गुलेर गांव के ज्योतिर्विद महामहोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री राज सम्मान पाकर जयपुर राजस्थान में बसे हुए थे और शास्त्री जी की तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी गुलेरी जी जन्मदात्री थी। हिंदी साहित्य में गुलेरी जी का एक अपना अलग ही स्थान है जब हम चंद्र शर्मा गुलेरी की रचित कहानी उसने कहा था की बात करते हैं, क्योंकि फ्लैशबैक पद्धति में और कहानियाँ आपको मिलती नहीं है। एक कथाकार, व्यंग्यकार, निबंधकार और अनेक भाषाविदों के रूप में जो ख्यात प्राप्त व्यक्ति हैं, इन्हें संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच आदि भाषाओं पर एकाधिकार था। गुलेरी जी केवल 10 वर्ष के थे जब एक बार वे संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को भी आश्चर्यचकित कर दिए थे। उन्होंने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और उनकी रुचि विज्ञान में भी थी। प्रिय विषय इतिहास और पुरातत्व भी था। 1904 से 22 तक वे महत्वपूर्ण संस्थानों में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत भी रहे। परंतु हिंदी साहित्य के स्थान में एक आदर्श प्रेम और देशभक्ति की कहानी जो उन्होंने उसने कहा था लिखा, वो अलग ही स्थान अपना रखता है। उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित जो सरस्वती पत्रिका है, पत्रिका में जून 1915 में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस पत्रिका में यह स्थान कब पाया था। सरस्वती पत्रिका अपने ज़माने की कह सकते हैं सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका थी। उसमें कोई कहानी का आना, क्योंकि ऐसे तो कोई कहानी आता नहीं था और उसमें स्थान पाना बहुत बड़ी बात थी। तो जून 1915 में ये प्रकाशन में आया। गुलेरी जी को हिंदी साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्धि जो है 1915 में सरस्वती मासिक पत्रिका में प्रकाशित उसने कहा था कहानी से ही मिली थी। इस कहानी को आज भी शिल्प में दृष्टि से देखें तो मील का पत्थर माना जाता है। बहुत ही कम उम्र में 39 में ही लगभग ये पीलिया रोग से ग्रसित हो गए, जिनकी वजह से हम हिंदी साहित्य के बहुत आप कह सकते हैं बहुमूल्य निधि को खो दिए। गुलेरी जी की इस कहानी की पृष्ठभूमि जो है, आपको ये पृष्ठभूमि का भी क्वेश्चन आता है कि उसने कहा था जो कहानी है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो 1914 से 18 ऐतिहासिक स्तर पे आप देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध का जो समय है 1914 से 18 का दौर। सेकेंड वर्ल्ड वार आप सुनते हैं 1939 टू 45, तो ये 14 से 18 का दौर है। आपने पढ़ा होगा इतिहास में, तो 1915 में गांधी जी का आगमन होता है। इसके बाद जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है एक नया मोड़ लेता है, तो वो परिदृश्य है, उसमें ये कहानी लिखा गया है। और कोई भी हिंदी साहित्य में कोई भी विधा लिखी जाती है, हम कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे समाज में परिलक्षित होती हैं चीज़ें, हमारे साहित्यकार उसी को ही लेखनीबद्ध करते हैं। ऐसे में ये जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 टू 18 के दौर में कहानी लिखा गया, एक तरफ युद्ध में एक और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की था, तो दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान और इटली। और प्रत्यक्ष रूप से देखें तो भारत इस युद्ध में कहीं नहीं था। डायरेक्टली तो इंडिया के वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन क्योंकि हम कॉलोनी बन चुके थे, उपनिवेशवादी शिकार हो चुके थे, तो अंग्रेज मनमाना व्यवहार करते थे। वो हमारे इंडियन को वहाँ पे भेज के वो मर रहे हैं क्या, उन्हें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो हम लोगों को समझिए इस वार में ढकेल दिया गया था, ये चीज़ था। और अपने प्राणों की बलि भी ये देते थे, लेकिन इनकी कीमत नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने 2 और भी कहानियाँ लिखी, तो ये कहानी तो इनको प्रसिद्धि प्राप्ति का आधार बना ही उसने कहा था। लेकिन इनके अलावा बुद्धों का कांटा, ये भी क्वेश्चन आता है, तो 1914 में था। और सुखमय जीवन करके ये 1911 में इनकी सुखमय जीवन। तो ये 3 कहानियाँ हैं, तीनों में सबसे ज़्यादा चर्चित है उसने कहा था कहानी। इस कहानी में हमने बताया फ्लैशबैक पद्धति, पूर्व द्वितीय शैली। फ्लैशबैक आप कैसे समझेंगे, जैसे जब कभी भी आप रहते हो अचानक आपको पुरानी चीज़ें याद आने लगती हों, है ना, कि हम इस मतलब ऐसे बचपन में करते, ये करते, वो करते। तो या तो आप जब मूवी देखते हैं तो मूवी में फ्लैशबैक पद्धति यानी पुरानी चीज़ों को याद कराया जाता है, मेमोराइज कराया जाता है, तो रिकॉल करना जो है वही फ्लैशबैक होता है। गुलेरी की कुछ रचनाएं हैं निबंध में, जैसे ससुनाक की मूर्तियाँ, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म कई बार पूछा गया है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, कछुआ धर्म इनके द्वारा लिखा गया है। मौरिशी मोही को ठाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कविताओं में इनकी एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, वेनाक वर्ण, झुकी कमान, स्वागत, कहानी संग्रह उसने कहा था 1915 में आया था, सुखमय जीवन 11 में था, और बुद्धों का कांटा 1911 में। ये सभी जो है पाटलिपुत्र पत्रिका में जो है ये बुद्धों का कांटा वगैरह प्रकाशन में आया था। संपादकीय कार्य में ये जब आए समालोचक के तौर पे 1903 से 7 तक रहे हैं। आलोचकों की दृष्टि में गुलेरी जी को कहा जाता है कि ये अमर कहानियों की भूमिका में शुक्ल स्वयं लिखते हैं कि इस कहानी की प्रशंसा करते हुए कि यह मर्यादा में रहकर प्रेम की व्यंजन करने वाली अद्वितीय कहानी है। हिंदी साहित्य विधा में नहीं कहेंगे, हिंदी साहित्य जगत में शुक्ल जी अगर ठप्पा लगा दे कि आप बहुत अच्छे कहानीकार हैं, बहुत बढ़िया आलोचक है, तो मानिए कि धन्य है फिर। तो शुक्ल जी ने भी इनकी बड़ाई की है कि आलोचकों की दृष्टि में बहुत सारी प्रेम की कहानियाँ लिखी जाती है, पर प्रेम की कहानियों में भी अगर आप कहें कि एक मर्यादापूर्ण कहानी लिखी जाए तो उसमें ये बढ़िया स्थान प्राप्त करता अद्वितीय कहानी है। ये आ सकता है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आलोचकों की दृष्टि में शुक्ल जी ने तारीफ की तो बहुत बड़ी बात है। बाकी डॉक्टर नरेंद्र के शब्दों में गुलेरी जी की कहानियों का प्रमुख आकर्षण तो रस ही है। ये रस उथली आसिकता या मानसिकता विलासता का तरल द्रव्य नहीं है, जीवन के गंभीर उपभोगों से खींचा हुआ गाढ़ा रस है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने गुलेरी के साहित्य को अमूल्य रत्न माना है, क्योंकि गुलेरी जी ने अपनी कहानियों में पात्रों के भाव परिस्थिति में सजीवता का समावेश किया है। कहानी का प्रतिपाद्य क्या कहता है, इस कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लहना सिंह, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है नायक कौन है इस कहानी का, लहना सिंह। केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्मबलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, जो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हम सभी को पाठकों के लिए एक उपहार ही तो दिया है। ऐसी कहानियाँ कहाँ पे बनती हैं कि लहना सिंह जो अपनी बचपन की प्रेमिका जिसे वो प्रेम करता वो उसे मिली भी नहीं, लेकिन क्योंकि उससे वादा किया था कि युद्ध भूमि में उसके पति के प्राणों का रक्षा करेगा, तो स्वयं तो वीरगति प्राप्त हो जाता है, परंतु अपनी प्रेयसी के वादे को नहीं तोड़ता है। तो निस्वार्थ प्रेम की मिसाल है इस कहानी में। देखिए पात्र परिचय ले तो मुख्य पात्र के तौर पे हमने बताया ना लहना सिंह। ये पूछा जा सकता है लहना सिंह कौन था, तो ये 77 सिख राइफल में जमादार था। बचपन में अपने मामा के यहाँ एक लड़की से इसे प्रेम हो जाता है। तो बचपन में जैसे घूमने जाते हैं, मामा मौसी के यहाँ बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं, ऐसे में लहना सिंह भी बचपन में अपने मामा के यहाँ गया था और बचपन में यानी बचपन वाला प्रेम था इनका, और एक लड़की से प्रेम होता है जो बाद में सूबेदारनी बनती है। सूबेदार से शादी होती है, सूबेदारनी बनती है। कर्तव्यनिष्ठ सिपाही, कुशल सिपाही होता है लहना सिंह। अपने दिए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों को भी जो है कुर्बान कर देता है। बहुत ही बचपन की अवस्था में गए होते हैं, मिलते हैं, मुलाकात होती है, प्रेम भी होता है, परंतु शादी तो होता नहीं इन लोग का। और फिर वो सूबेदारनी बन जाती है जिससे शादी होता है। पता लगा कि ये लोग जहाँ पे बॉर्डर पे काम कर रहे हैं यानी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनका पति सूबेदार भी है और ये भी है। तो जो सूबेदारनी होती है, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी। सूबेदार कौन है? हजारा सिंह की पत्नी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हजारा सिंह कौन था इसमें, तो लहना सिंह बताया और हजारा सिंह जो है इसका पति जो सूबेदार था। बोधा सिंह की माँ। सूबेदारनी कौन है? तो सूबेदारनी बोधा सिंह की माँ, यानी पुत्र जो है बोधा है इनका। बचपन में अपने मामा के यहाँ लहना से मिलती है जो उसकी जान बचाता है। लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए भिक्षा मांगती है। तो देखिए ये अपने जो प्रेमी हैं उनसे अपने पुत्र और जो है अपने पति की, कि वो लोग भी बॉर्डर पे हैं और कभी भी ऐसा कुछ आता है तो आप उन लोगों की रक्षा करिएगा। सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी का पति है, बोधा सिंह का पिता है, लहना सिंह को बहुत चाहता है। तो ये देखिए कितना मतलब विडंबना आपको इसमें दिखाया गया है कि वो जो लहना को बहुत मानता है, लहना उसको बहुत मानता है, यानी जो है सूबेदार को बहुत मानता है। सरकार ने खुश होकर लायलपुर में उसको जमीन भी दी थी। बोधा सिंह हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है। युद्ध में घायल होने पर लहना सिंह उसे अपने गर्म कपड़े और अपना बिस्तर किसको दे देता है। अब गौड़ पात्र में इसमें देखिए वजीरा सिंह, कंफ्यूज मत होइएगा, लहना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरी कहानी का हीरो है, ठीक है। और जो सूबेदारनी की बात की थी वो उसकी बचपन की प्रेयसी थी और उसका पति कौन था? सूबेदार और इस सूबेदारनी का एक पुत्र था बोधा करके। और जो युद्ध में घायल होने पर लहना जो है अपना जो है गर्म कपड़ा किसको दिया था, बिस्तर किसको दिया था? बोधा को दिया था, यानी उसके पुत्र को दिया था, क्योंकि उसने वादा लिया था उसके बच्चे को और उसके पति को बचाएंगी। गौड़ पात्र में वजीरा जो कि पलटन का विदूषक है,
और एक लप्टन साहब हैं, ये 5 वर्ष से लहना सिंह के रेजिमेंट में अफसर हैं। इसको मारकर कोई जर्मन इसका वेश धारण करके आता है। तो ये होता है ना कि जब लड़ाई का पूरा माहौल होता है, समझ में नहीं आता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो यहाँ इन लोगों के साथ मतलब इस तरीके से एक होता नहीं कि चालबाजी की जाती है इन लोगों को मारने के लिए कैंप में आके। तो वजीरा सिंह जो कि पलटन का विदूषक है, लप्टन जो है ये 5 वर्ष से लहना सिंह का तो रेजिमेंट अफसर है, लेकिन लप्टन को कोई मार कर और उसका कपड़ा वगैरह पहन के उसका बेस धारण करके इनके यहाँ पे एंट्री कर लेता है और आते ही वो लहना सिंह को उसे मार देता है, लेकिन वह लहना सिंह को घायल कर पाता है। अब देखिए लहना सिंह या तो बच जाता, उसको बचाया जाता है, लेकिन लहना सिंह जो है निस्वार्थ प्रेम यही है कि वो जो है उनके पुत्र को पति को बचा लेता है, लेकिन स्वयं जो है वीरगति प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे महासिंह शाम सिंह ये सिपाही होते हैं, अतर सिंह सूबेदारनी के मामा होते हैं, कीरत सिंह लहना सिंह का भाई है। तो लहना सिंह का भाई कौन है? कीरत। अब्दुल्ला ये लप्टन साहब का खानसामा है। पोलू राम डाक बाबू तुर्की मौलवी। विशेष तौर पे इस कहानी में आपको क्या देखने को मिलेगा? पूर्व द्वितीय शैली यानी फ्लैशबैक का प्रयोग है, प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण है, त्याग और वीरता के आदर्श की कहानी है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी, देश प्रेम की कहानी है, वचनबद्धता और उस हेतु प्राणों के समर्पण की कहानी है, सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभीषिका का यहाँ पे चित्रण है। ये जो सारी घटना होती है यह स्थान कहाँ है? अमृतसर। मगरे सूबेदारनी का घर है, मगरे जो है जहाँ पे मगरे में सूबेदारनी का घर है, माझे लहना का घर है, और गुरु बाजार, ये कौन है? गुरु बाजार, ये लहना के मामा का घर जो है जहाँ पे ये गया था घूमने, गुरु बाजार है। जगाधारी जहाँ लप्टन साहब शिकार खेलने गए थे, लॉयलपुर बलनिन जहाँ सूबेदार को सरकार ने खेत दिया था। तो हमने यहाँ पे देखिए पात्रों के नाम देख लिए ना, हजारा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदारनी, होरा का लड़का, वजीरा सिंह, अतर सिंह है, महासिंह, लप्टन, अब्दुल्ला, डाक बाबू, पोलू राम। ये कहानी जो है ना ये 5 भागों में है। पहला, उसने कहा था कहानी वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 to 18 की पृष्ठभूमि पर लिखी गई मार्मिक कहानी। ये कहानी आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह ना तो कोई प्रेम सप्ताह मनाती है ना ही प्रेम दिवस। बहुत बड़ी बात कही गई है कि आज जैसे लोग प्रेम के लिए दिन निर्धारित किए हैं, लेकिन ये तो निस्वार्थ प्रेम है। बचपन में हुआ, वादा लिया, फिर अपने प्राणों की आहुति दे दी और सामने वाले की जो है पति और पुत्र को बचा लिया। तो वही वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जब हम आज की तुलना करते हैं प्रेम को लेके, तो वो तत्कालीन प्रेम की कि वो कितना उदार प्रेम होता था। तो ये कहानी आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह नहीं है, कोई प्रेम का वीक नहीं होता इनका सेलिब्रेशन का। आज इस कहानी के लिखे जाने के 100 साल बाद भी हिंदी की प्रेम कहानियों का जब भी जिक्र होता है तो उसमें जो है उसने कहा था कहानी का नाम जरूर आता है, पहली बार स्मृति में आता है। बीबीसी के सर्वेक्षण में कहा भी गया था कि उसने कहा था कहानी सिर्फ प्रेम कथाओं में ही नहीं बल्कि हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में भी शामिल है, क्योंकि आत्म बलिदान लहना सिंह ने दिया था। आलोचक नामवर सिंह इसके बारे में कहते हैं कि उसने कहा था का समुचित मूल्यांकन होना अभी बाकी है। उनके अनुसार इस कहानी को अभी और भी पढ़े जाने और समझने की ज़रूरत है। तो चलिए हम एक एक करके आपको इसका भाग अच्छे से वो बताते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आता है। जो इसका पहला पार्ट होता है कहानी का, पहले भाग में ये होता है कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। ये होता है ना कि हर एक शहर की अपनी तहजीब होती है, जैसे लखनऊ में रहते हो तो लखनऊ की तहजीब होती है। तो यहाँ पे अमृतसर के बारे में कहा गया कि अमृतसर का अपना तहजीब है कि लोगों के साथ बड़े प्रेम से वो पेश आते हैं पंजाबी लोग। तो वही करें कि बड़े बड़े शहरों के इक्के वाले जो है आपसे ढंग से बातचीत नहीं करते, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक तहजीब देखने को मिलेगा। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने की तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों छींक कर अपने को ही सताया हुआ पाते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनके बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफ़ेद पेटों, खच्चरों और बताकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल से राखे थे। मतलब वही कह रहे हैं कि जब आप रास्ते से हटाते हैं तो बड़े प्रेम से लोग बोलते हैं, क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं है, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन,
मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीड़े जोगी, हट जा कर्मा वाली, हट जा पुंता प्यारी, बच जा लंबी वाली। मतलब इतनी प्रेम से वो लोग बोलते हैं। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरी। इससे क्या होता है कि जब आप कह ही रहे हो, किसी को हटा रहे हो, तो बोलने की आपकी शैली ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे। तो वहाँ की तारीफ़ की गई कि अमृतसर के लोग कैसे आपस में बात करते हैं। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर अगर एक लड़का और लड़की जो चौक की दुकान पर आ मिलते हैं, यानी यही दोनों लोग लहना सिंह और सूबेदारनी, उसके बालों और उसके ढीले सूतने से जान पड़ता था कि दोनों ही सिख हैं। वो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आए थे और यह रसोई के लिए बढ़िया। मतलब दोनों आए थे कुछ ना कुछ लेने। एक आया था कि अपने मामा के लिए, तो मामा के घर कौन गया था? लहना सिंह। और जो सूबेदारनी थी वो दही लेने वो भी आई थी, है ना। तो एक रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, यानी परदेसी जो है उससे गुथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी गिने बिना हटता नहीं था। तो वहाँ पे आपस में बातचीत होती है कि तेरा घर कहाँ है? तो कहती है कि मगरे में। और तेरा? तो कहता तेरा घर कहाँ है? तो कहती है कि मगरे में। और तेरा? माझे में। यहाँ कहाँ तू रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर तो गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। यानी दोनों खड़े होकर बढ़िया और वो दही ले रहे थे, तब तक वार्तालाप चला और फिर पता लगा दोनों को सामान दिया जाने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है? तो कुड़माई यानी यहाँ पे देखिए पंजाबी में कुड़माई जो है सगाई को कहते हैं। तो उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल ही जाते हैं। अब ऐसा होता है कि आप एक ही मोहल्ले में रह रहे हो तो मुलाकात हो ही जाती है कहीं ना कहीं। महीने भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई कि नहीं, और उत्तर में वो लड़की वही बोलती धत। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। तो उसने पूछा कब? कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। और इतना कह के वो लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब वो लहना सिंह जो है गुस्से में वापस आता है तो रास्ते में क्या क्या हरकत करते आता है। तो जो उसको लड़की वो मजाक में ही कही थी कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। तो जब वापस वो निराश होकर लौटता है ना, तो रास्ते में हरकत करते चलता है। रास्ते में वो एक लड़के को मोरी में ढकेल देता है, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारता है और गोभी वाले ठेले में दूध उड़ेल देता है। तो ये सब हरकत करते चलता है। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। तो पहला जो आपका भाग है उसमें दोनों की मुलाकात है। मुलाकात के बाद फिर वो अपने रास्ते और ये अपने रास्ते। अब जो दूसरा भाग इसका शुरू होता है उसमें राम जोहारी होती है कि यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। तो ये आपको जो है यूट्यूब पे इसमें इसका जो कहानी है ना, ऐसा नाटक भी खेला गया, वहाँ पे देखेंगे तो बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा ये कहानी। अब देखिए दूसरा परिदृश्य, जहाँ पे मैदान में अगर आप जाओ तो बॉर्डर पे वो लोग फिर पहुँच जाते हैं। ये तो बचपन का परिदृश्य था कि बचपना में ऐसे मुलाकात हुई थी। फिर ये सेकेंड पार्ट में दिखा रहा है कि वो लोग बॉर्डर पे पहुँचे हैं और वहाँ पे राम जोहारी हुई कि यह भी कोई लड़ाई है, क्योंकि लड़ाइयाँ चल रही थी। दिन रात वो लोग खंदक में, होता नहीं कि लड़ाई के लिए वो गड्ढे में घुस घुस के ऐसे नीचे से फिर आपको वहाँ पे जाके जो है लड़ाई करना होता बॉर्डर पे। तो कहते हैं कि दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ जाती है। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ़ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। ज़मीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ साड़ी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े ना। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोने निकल गई तो चटाक से गोली। देखिए यहाँ पे युद्ध का पूरा परिदृश्य दिखाया गया है कि कितना एक तरीके से वो लोग बहुत ही ज़्यादा जुझारू ही होते हैं जो बॉर्डर पे सैनिक हमारे तैनात होते हैं। खंदकों में कब गोलियों की आवाज़ आ रही है और कब किसको कहाँ गोली लग जा रही है। तो इस परिदृश्य को यहाँ पे लेखक ने उकेरा है। वो कहते हैं कि यहाँ पे परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी मिलेगी। अपने हाथों को झटका देंगे और पेट भर खाकर तब सोएंगे। तो इन्हें चैन की नींद नहीं रहती, क्योंकि बॉर्डर पे आप देखिए कब आपको सुरक्षा की दृष्टि से कहाँ पे क्या करना पड़ जाए वो आपको पता नहीं रहता। उसमें फिर आपस में लोग हंसी मजाक भी करते हैं। उसी में कहते हैं कि उस फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है।
फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नहीं झपकी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुल्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेले मार कर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब नहीं हो। दरअसल हमने बताया था ना कि ये प्रथम विश्व युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में जो लिखा गया कहानी है। तो हमारी भारतीय जो सैनिक थे तो उस समय गुलामी के शिकार थे, तो ना चाहते हुए भी इनको बाहर जो है सैनिकों से लड़ने भेज दिया जाता था। वर्ल्ड वार में कोई एंट्री भारत की डायरेक्ट नहीं थी, फिर भी क्योंकि हम उनके कॉलोनियल थे यानी उपनिवेश थे, तो वो जो भी कहते हमें करना पड़ता। तो ये लोग ना चाहते हुए भी दूसरे देश में लड़ने जाते थे। और सोचिए वहाँ पे लड़ के इनमें अगर किन्हीं का मतलब वो जाते थे वहाँ पे लड़ते थे, वीरगति प्राप्त भी हो जाते थे, फिर भी उन्हें वो सम्मान नहीं हासिल होता था। तो अपनी धरती पे मरना एक अलग चीज़ है और वहाँ पे वो जाके इस तरीके से शहीद होते जिसकी कोई गिनती नहीं होती थी। तो यही पूरे परिदृश्य को जो है लैला सिंह और इन सब के माध्यम से कि ये बाहर कहीं पे गए हैं लड़ने के लिए। कहते हैं कि पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूँ अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ता। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है। लैला सिंह बोला, पर करें तो करें क्या? हड्डियों में जो जाड़ा तो घुस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते जहर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी हो जाए। आदमी ये कहते कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। वजीर तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। यानी देखिए ये बीच में ऐसे बता रहे ना कि बीच में बड़े बड़े गड्ढे बने हैं और जिस देश में लड़ाई करने के लिए उतरे हैं वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो शीतकाल है वो ऐसा तो है नहीं, हड्डी कपा देने वाली ठंडी है और धूप तो बिल्कुल उनको मिल नहीं रहा है और एक तरफ है कि कब कहाँ से गोली लग जाए इसका पता नहीं है। वजीरा सिंह जो कि पलटन का विदूषक था, वो बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पौधा बन गया हूँ, करो जर्मनी की बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े। देखिए ये लोग अपने में ही मस्त रहते हैं ना, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं रहता वहाँ पे। और उदासी के बादल फट गए। लैला सिंह ने दूसरी बाल्टी भर कर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी डाल दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ देश ही क्या स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 कहते हैं कि मैं जो है लड़ाई के बाद जो है सरकार से 10 दुमा ज़मीन यही मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लूँगा और यहाँ पे वो दूध पीने वाली फिरंगी मैम को, तो मतलब वहाँ जहाँ लड़ने गए थे तो वहाँ पे सब ब्रिटिशर्स होते हैं तो सब गोरे ही होते हैं, तो फिरंगी मैम का भी जिक्र आता है। आपस में बातचीत करते हैं कि चुप करो, यहाँ वालों को शर्म नहीं, देश विदेश की ये चाल है और आज तक मैं तो उसे समझा ही नहीं कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं। वो सिगरेट देने में हट करते हैं, ऑटो में लगाना चाहती है और पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मांगे, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता हूँ ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर अपना पहरा देते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, अपने कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मादे पड़ जाना। और जाड़ा क्या है, मौत और निमोनिया से मरने वाले के मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्डू के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरे सर होंगे और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीर सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मारे जर्मनी के तुर्क यानी जिनसे लड़ाई हो रही है मरे वो। हाँ भाइयों, कैसे दिल्ली शहर में ते पिसोर न जानती कर लेना लौंगा तो पपान माड़िए। तो ये इनकी लैंग्वेज होती है, ये लोग आपस में बात करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा करके जो सेकंड पार्ट है उनकी वार्तालाप से ही समाप्त होता है। और जो इसका थर्ड पार्ट होता है इसमें दोपहर रात गई, अंधेरा है, लगभग सन्नाटा छाया हुआ है और बोधा सिंह खाली बिस्कुट के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लैला सिंह के 2 कंबल एक बरान कोट ओढ़ कर जो है वो सो रहा है, यानी बोधा सिंह जो है वो सो रहा है। लैला सिंह पहरे से खड़ा हुआ और एक आँख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह करा रहा है, क्यों बोधा भाई क्या है, पानी पिला दो। लैला सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो और तुम
मेरे पास सिगरी है और मुझे गर्मी लगती है। देखिए यहाँ पे यही हमने कहा था ना कि कितना अच्छे से इसने लहना सिंह ने अपने जो स्वार्थ को मतलब एक तरीके से दरकिनार करके और मानवता का धर्म का निर्वहन किया। उसने अपनी जो जर्सी वगैरह थी उसको दे दिया, उसको भी ठंडी लग रही थी बट उसने क्या किया, उसकी ही मदद की। उसने कहा 4 दिन से तुम मेरे लिए यहीं पे हो, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, बिलायत से बन बुनकर भेज रही हैं मैं गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ। तो वो कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अपनी जर्सी मत दो, लेकिन वो कहता नहीं मेरे पास और भी है। यूँ कहकर नाही करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और अपना जो है खाकी कोट और जीन का कुर्ता जो था वही बस पहनकर बाहर जो है पहरे पे आकर खड़ा हो गया। और जो ये मेम की जर्सी वाली बात थी ना, ये सिर्फ मतलब एक कल्पित कहानी थी कि नहीं तो वो फिर लेता नहीं इसका, और उसकी तबीयत ख़राब थी बोधा की। आधा घंटा बीत गया, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौज सलाम करके सामने आया। अब देखिए यहाँ पे लप्टन के माध्यम से धोखा दिए थे जिधर से लड़ाई छिड़ी थी। देखो इसी दम धावा करना होगा। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। बोधा जो कि आश्वस्त था वो भी कंबल उतार के कि धावा बोल रहे हैं तो चलना ही पड़ेगा। तब लहना सिंह ने उसे रोक दिया बोधा को। लहना सिंह आगे आकर बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना ने समझकर चुप, मतलब लहना जो था वो समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई, कोई रहना ही नहीं चाह रहा था उस समय। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आँख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा। तब उसका माथा ठनक गया। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से वक्तेबल कहाँ से आ गए। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ हैं। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी ज़िले में शिकार करने गए थे? हाँ हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी, और आपकी ये गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में तो मज़ा आता ही है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाया का सर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेंस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के। तो तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर जो लहना सिंह था वो खंदक में गया। अब उसे संदेह नहीं रहेगा। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि अब क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। जब टकराया तो कहा कौन? तो उसने कहा वजीरा सिंह। हाँ क्यों लेना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आँख लगी ही थी। यहाँ पे देखिए जो चौथा भाग इसका शुरू होता है, होश में आओ कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। तो देखिए वो बहुत ही चालाकी से लहना सिंह जब उससे मिलता है, सामने वाले को ये एहसास नहीं होने देता कि हम जान गए तुम असल में हो कौन। लेकिन जैसे ही वो कैंप के अंदर जाता है, लोगों को ये एहसास दिलाता है कि लप्टन साहब की जो ड्रेस है उसी में कोई जो है शत्रु जो है वो आक्रमण किया है। लप्टन साहब या तो मारे गए या तो कैद हो गए। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन अंदर आ गया है। सूबेदार ने इसका मुंह देखा, मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट भी देता है। तो अब क्या करें? अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार, होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन में कहता है कि पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे, खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से ही निकल जाओ, पत्ता तक ना कुड़ के देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म है जमादार लहना, जो कि इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है कि मैं लप्टन साहब की कबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो ना, 8 नहीं 10 लाख। यानी उस समय देखिए कि इन लोगों ने वार में अपने को क्या समझा। आप इनका स्टेटमेंट भी सुनते हैं कि पंजे से मैं बाज लड़ाऊ करके ना कि एक एक कितने पे भारी होते हैं, तो कहते हैं 8 नहीं है, 8 का मतलब आप 10 लाख समझो।
एक एक जो अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ यहाँ से। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों की जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रख दिया। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी रखने लगा। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना ने एक खुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गट्टा कहते हुए चित्त हो गए। लैला ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास ले आया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले कर दिया। साहब की मूर्छा हटी। लैना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा? आज मैंने बहुत बातें सीखी। ये सीखा कि सिख जो होते हैं वो सिगरेट कैसे पीते हैं। यह भी सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींगें भी होती हैं। ये भी सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखे? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोल पाते। यानी उसको अब पकड़ के ये मारने के लिए कि उसको मारे, जो मतलब बेस बदल के आया था। लैना सिंह ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले थे। लैना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझी का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने का ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई। चौधरी की बड़ के नीचे मंजा बिछा कर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बहुत बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ के उसमें से विमान चलाने की विद्या वो ले गए। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लैना सिंह की जान में। तो उसने ना इसको मतलब बिठा के इस तरीके से मारने के उसमें ही बैठा था और कह रहा था, तब तक वो जो था वो पिस्तौल चलाता और लहना के जांग में लग जाता है। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब आए बाहर। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह जो था उसने उसे तो ये कहकर सुला दिया कि एक हड़का कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लैना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध ली। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लूह जो तो मतलब जो ब्लड था वो बंद हो गया था। इतने में 70 जनरल चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लैना सिंह तक कर मार रहा था। वो खड़ा था और लेटे भी हुआ था क्योंकि उसको चोट लगी थी, और वे 70 थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस जाते थे। थोड़ी मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी की खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनी की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्कों के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आगे बरसाते थे और सामने से लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन फिरौना शुरू किया। लैना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन फिरौना शुरू किया। एक किलकारी और अकाल सिख खदा फौज आई, वाह गुरु जी दी फतह, वाह गुरु जी दी खालसा, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लैना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गोली यानी जो गीली मिट्टी से पूरा किया और बाकी का साफा कसकर कमर बंद करके लपेट लिया। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नामक सार्थक होता, और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाढ़ भट्ट की भाषा में कहें तो दंत बीड़ो पदेश चार्या। वजीर सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा कर सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब के सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर, 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ आई, जो कोई मतलब कि इधर सबको चोट लगा, और बहुत ही लैना सिंह ने बहुत ही बुद्धिमानी से काम किया जिसकी वजह से बहुत लोग बच गए थे।
और फिर वहाँ पे कुछ अस्पताल की गाड़ियाँ वगैरह भी आई। और देखिए यहाँ पे घायल ये भी था, इसको भी ले जाने आए थे, लेकिन ये खुद जाता नहीं है ना। फील्ड अस्पताल का नज़दीक था, वहाँ जाते जाते क्योंकि वो सोचा कि मैं जाऊँ कि और लोगों को भेजूँ। सूबेदार ने लैला सिंह की जांघ में पट्टी बंधवाना चाहा, यानी उसका पति सूबेदारनी का पति सूबेदार, वो सोचा कि लैला को पट्टी बंधवा दिया जाए। और बोध सिंह यानी उसका पुत्र ज्वार से जो है बहुत ही ज़्यादा पीड़ित था, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। वह गाड़ी में लिटाया गया। लैला को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देख लैला ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, तो इस गाड़ी में ना चले जाओ। और तुम तो यही है, यहाँ पे उसने अपने निस्वार्थ प्रेम की जो है प्रमाणित किया उसको। मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना। कहता कि तुम पहले जाओ दवा करवा लो, वहाँ पे पहुँच के गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी गाड़ियाँ आती ही होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास है, मैं अच्छा हूँ। बोधा गाड़ी पर लेट गया, यानी उसका पुत्र और पति जो था दोनों चले गए। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। तो यहाँ पे वो कह देता है, जब भेजने लगता है इन लोगों को कि जब चिट्ठी लिखना तो जैसे मैंने वादा किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने वादे को निभाया, तो वो चीज़ कह देना। इस तरह गाड़ी चली जाती है और वजीरा पानी पिलाता है और वो कहता है कि मेरा कमरबंद खोलो, यानी बहुत ही ज़्यादा वो पीड़ित था। मृत्यु के 5वें भाग में ये होता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है इंसान की, है ना। तो ये चीज़ बताया गया कि मृत्यु के कुछ समय पहले, यानी अब लैला सिंह जाने ही वाला है और उसको बहुत ही सब क्लियर दिख रहा है कि जन्म भर की घटनाएं उसके सामने एक एक करके आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लैला सिंह 12 वर्ष का है। लैला जो है वो 12 वर्ष का है। वो याद करा कि अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ 8 साल की लड़की मिलती है। तो ये 12 वर्ष का था, लड़की 8 साल की थी। जब वो पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो मतलब वही चीज़ें याद करता रहता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। कुल 25 वर्ष बीत गए। अब लैला सिंह 77 नंबर में राइफल में जमादार है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा उसे, न मालूम वो कब मिली थी और नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने जब वो घर गया था तो वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ चलेंगे। सूबेदार का जो सूबेदार है उसके घर के रास्ते में ही घर पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैला सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगा तब सूबेदार बेड़े में निकल कर आया। बोला, लैला सिंह सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जाओ मिलाओ। लैला सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लैला सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तो उसने कहा, सूबेदारनी ने खुद कहा कि तेरी कुड़माई हो गई है। धत कल हो गई, देखते नहीं। भावों की टकराहट से मूर्छा उसकी खुली। उसे याद ही नहीं आता कि ये वही लड़की है, लेकिन लड़कियों को याद था। पसली का घाव बह निकला। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का किताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक खगड़िया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों पर चले गए थे, पर मुझे उठाकर दुकान के तख्त पर खड़ा कर दिया। ऐसे ही इन दोनों को बचाना। तो यहीं पे जो है वो सूबेदार से कहती कि मेरे पति और पुत्र को बचाना। रोते रोते सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लैला सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लैला सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। मतलब वो याद कर रहा है लास्ट में, जब वो मरने की कगार पे है, गोद में वजीरा सिंह के लेटा हुआ है और बीच बीच में कहता है मुझे पानी पिला दो। और वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया मुझे और ऊंचा करो। तो बहुत ही ज़्यादा करा रहा था और लेटा हुआ था, कह रहा थोड़ा ऊपर उठाओ। फिर इस तरीके से उसकी बात चलती है। वजीरा सिंह के भी वो कथा सुनाता है ना, तो उसके भी आंसू टपक पड़ते हैं और वजीरा के आंसू टपक टपक मतलब वो टपक रहे थे। और फ्रांस और बेल्जियम 67वीं सूची मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिंह राइफल जमादार। तो इस तरीके से निष्कर्ष निकलता है कि कैसे वो जो है मर गया और बाकी लोगों को बचा गया। देखिए इस कहानी से जो उद्धरण आएंगे
कैसे, जैसे ये बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों के जवान के घोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वाले। तो ये कौन सी कहानी से है, तो ये उसने कहा था कहानी के उद्धरण है। इनके अलावा जैसे हट जा जीड़े जोगी, हट जा कर्मा वाली, हट जा पूंता प्यारी, तो ये स्टेटमेंट जो है ये किस कहानी में आया था, तो हमने ऊपर ही पढ़ा, ये जो है उसने कहा था कहानी से है। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, तो ये स्टेटमेंट भी यहीं से है। फिरंगी मेम फल और दूध की वर्षा करती थी, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती हैं तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि ये पहचानने में थोड़ा दिक्कत कर सकता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, 300 मील का सामना एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। हाँ देश क्या है, स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना ज़मीन यही मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। तो ये आपसी बातचीत इन लोगों की होती है। जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और अपने सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। मेरा डर, वो कहता है कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा भाई, कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। तो ये लहना कहता है। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवाना चाहा था, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा ही घाव है, सुबह देखेंगे। और ये कहता है कि सूबेदारनी को चिट्ठी लिखना तो बता देना कि मतलब कि मैंने तुम्हें बचाया हुआ है, मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देना भाई। तो वो कहता है ना कि वो सूबेदार जो है उसे कहता है कि तुम लोग जाओ और वहाँ से फिर गाड़ी भेज देना मेरे लिए। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। और ये इसी कहानी से है कि मृत्यु की कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ़ हो जाती है। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा, ये वो जो है सूबेदारनी याद दिलाती है कि कैसे तुमने मुझे वहाँ पे घोड़े से, मतलब वो घोड़ा जो है ऊपर से जा रहा था लेकिन तुमने मुझे बचाया था। फिर वजीरा सिंह से ये कहता है लहना कि मुझे पानी पिलाते रहो, और कहता है कि अब के हाड़ में आम खूब फलेगा, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही ये आम, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उस महीने में मैंने इसे लगाया था। फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घाव से भरा 77 सिंह राइफल जमादार लहना सिंह। तो ये लहना सिंह के बारे में बताया जाता है कि कैसे उसकी मृत्यु हुई। अब हमारा जो नेक्स्ट कहानी रहेगा वो है आकाशदीप प्रसाद जी का, तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उम्मीद है कि आपको जो है उसने कहा था कहानी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी टेलीग्राम का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप कनेक्ट हो जाएंगे बराबर अपडेट के लिए। बाकी चैनल पे हमने और भी जो यूनिट्स हैं उपन्यास के, गद्य, विविध, विधान, निबंध के, इन सब के कराए हैं, तो उनको आप देखते रहिए। आज के लिए नहीं, धन्यवाद।